शुभ प्रभात सभी को। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के पाठ 9। इस पाठ का शीर्षक है निर्भय बनो। निर्भय यानी कि भय से मुक्त हो जाओ। इस कहानी को लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म सन 1921 में औराणी हिंगन्ना जिला पूर्णिया बिहार में हुआ था। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके ही गांव औराई हिंगन्ना में हुई थी और औराई हिंगन्ना के पास में ही एक जगह है जिसका नाम है फारबिसगंज व अररिया। तो फारबिसगंज और अररिया में इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। मैट्रिक के लिए ये नेपाल के विराटनगर आदर्श विश्वविद्यालय मैट्रिक के लिए ये नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय में ये गए। वहां से उन्होंने मैट्रिक पास की और इंटरमीडिएट इन्होंने किया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से तकरीबन 1942 के आसपास में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। उसके पश्चात उसके बाद ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। आपने एक बात गौर की होगी कि अधिकांश जो लेखक हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, कवि हैं, ये अधिकांश इनका लेखन कार्य उस समय का है जिस समय भारत गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। तो फणीश्वर नाथ रेणु भी उन्हीं में से हैं। बहरहाल इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के पश्चात ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। सन 1950 में इन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया और परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। इन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। आंचलिक कथा क्या होती है? एक शब्द आया है आंचलिक, ठीक है। अब आंचलिक होता क्या है? आंचलिक बना है आंचल से, अंचल से, ठीक है। जो क्षेत्रीय यानी कि विशेष क्षेत्र को एक अंचल कह दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये गुजरात है, ठीक है। आप गुजरात में रह रहे हैं तो गुजरात में आप चले जाइए पोरबंदर साइड। पोरबंदर के किसी से दूर, पोरबंदर से दूर 50-100 किलोमीटर दूर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ की भाषा, सभ्यता थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो उस विशेष क्षेत्र को हम आंचलिक कहते हैं, यानी क्षेत्रीय। अगर सिंपल भाषा में कहें, साधारण भाषा में कहें, क्षेत्रीय। तो इनका क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु ने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी, यानी कि क्षेत्रीय कथा इन्होंने लिखना शुरू किया और क्षेत्रीय कथाओं की इन्होंने नींव भी रखी, ठीक है। अगर इनके लेखन कार्य की बात करें, यानी कि इन्होंने ये कथाकार तो थे ही, कहानियां लिखी, इनके द्वारा कहानियां लिखी गई, उपन्यास लिखे गए। तो इनके इसी क्षेत्र में इसे लेखन कार्य या लेखन क्षेत्र कहा जाता है। तो लेखन क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या कार्य किए? सन 1936 में इन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया था और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने और राजनीति में सक्रिय होने के कारण इन्हें सन 1942 से लेकर 1944 तक इन्हें जेल हुई, यानी कि 42 से लेकर 44 तक ये जेल में रहे। अच्छा, इनकी एक खास बात और है कि विशेष
इनके बारे में एक विशेष तथ्य है, विशेष बात ये है कि ये आजीवन शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्षरत रहे। यानी कि इन्होंने जीवन भर शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्ष किया। इन्हें इसी प्रसंग में सोशलिस्ट पार्टी से ये जा जुड़े और राजनीति में सक्रिय भागीदारी भी इन्होंने दी। तो सन 1942 से लेकर 44 तक ये जेल में रहे। तो जब ये जेल से वापस आए, यानी घर लौटते वक्त इन्होंने बट बाबा नामक पहली कहानी, परिपक्व कहानी लिखी। पहली परिपक्व कहानी कौन सी थी? वो थी बट बाबा। और फिर इनकी दूसरी कहानी आई जिसका नाम है पहलवान की ढोलक, जो यानी कि जो पहलवान की ढोलक इनकी दूसरी कहानी है। यह कहानी 11 दिसंबर सन 1944 को साप्ताहिक विश्वमित्र में पब्लिश हुई, छपी। अगर इनकी लेखन शैली की बात करें तो लेखन शैली इनकी बहुत अद्भुत है। कैसी अद्भुत है? फणीश्वर नाथ रेणु की जो लेखन शैली है वह वर्णनात्मक है, ठीक है, जिसमें पात्र के प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभाने तरीके से किया गया। यानी कि लेखक ने कहानी को महत्व तो दिया है, लेकिन कहानी को महत्व देने के साथ साथ कई अधिक महत्व दिया है उनके उस कहानी के पात्रों का मनोवैज्ञानिक विवरण, उनका मनोवैज्ञानिक सोच, इस पर ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, चलिए, पात्रों का चरित्र चित्रण बहुत तेजी से, काफी अच्छे ढंग से देखने को इनकी कहानियों में मिल जाता है। इनकी लगभग हर कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रधान होती है। तो जैसा कि आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ का शीर्षक है निर्भय बनो। ये कहानी है। तो इसमें ये जो छोटी सी कहानी है, इसमें जो भी घटनाएं हैं, तो उन घटनाओं से कई ज्यादा प्रधान क्या है इसमें, इस कहानी में, इस निर्भय बनो कहानी में, इसकी घटनाओं से कई ज्यादा प्रधान है इसके पात्रों की सोच। जैसे कि इस पाठ में एक प्रमुख पात्र है जिसका नाम है प्रियोदा। प्रियोदा के बारे में बताया गया कि बहुत ही गुणी छात्र है, बहुत कर्मठ है, लगनशील है, समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत है ये बच्चा, और देश भर की खबर रखना, अपने साथियों को सिखाना, अच्छी बातें सिखाना और उन्हें मनोवैज्ञानिक तौर पर सकारात्मकता देना, ये उसका प्रमुख कार्य है। सेवा के बारे में तो बता ही दिया, सेवा भावना इसके अंदर बहुत कूट कूट के भरी हुई है। दूसरी एक खास बात ये है, इसका व्यवहार के चलते सभी लोग, चाहे वो इसके आसपास के रहने वाले लोग हों, चाहे विद्यालय के शिक्षक हो या इसके सहपाठी हो, सभी प्रियोदा से बेहद प्रेम करते हैं। प्रेम करने का कारण है इसका स्वभाव। इसका स्वभाव इतना नम्र है, विनम्र है कि सभी का लगाव इससे हो जाता है। ये अपने स्वभाव के चलते आकर्षण का एक केंद्र बना रहता है। तो जैसा कि इस कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु की इस कहानी जो कि आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, इस पाठ का शीर्षक है निर्भय बनो। तो इस कहानी में जो भी घटनाएं हुई हैं वो लेखक ने साधारणतः लिखी हैं, लेकिन इनका मूल, ये जो सार कह सकते हैं, वो इन्होंने प्रमुखता दी है अपने इस कहानी के पात्रों के चरित्र पर, ठीक है, उनकी सोच पर। और इसी सोच का, अपने मनोवैज्ञानिक सोच का एक उदाहरण, एक अच्छा सा उदाहरण है एक आदिम रात्रि की महक, जो कि इनकी एक रचना है। दूसरा, हम निर्भय बनो कहानी को तो पढ़ने जा ही गए। अच्छा, निर्भय, निर्भय का मतलब होता है भय से मुक्त, ठीक है, भय मुक्त। अब भय क्या होता है? भय को साधारण शब्दों में हम डर कहते हैं,
डर, अंग्रेजी में से फियर कहा जाता है। अब मेरा मानना यह है कि डर एक अभिशाप के समान होता है। किसके समान है डर? डर एक अभिशाप के समान होता है। तो बिल्कुल डर किसी बात का नहीं होना चाहिए, ठीक है। डर डर कर व्यक्ति को नहीं जीना चाहिए। तो ये जो गुण होते हैं, निर्भयता, कर्मठता, ईमानदारी, ये सारे गुण बचपन से ही बच्चों में पनपते हैं। तो निर्भय होने का जो गुण है, ये बच्चों को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाना, निर्भय होने का गुण उनमें डालना, ये इस कहानी का औचित्य है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई इस कहानी का एक मकसद है, ठीक है। चलिए, तो जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं, शीर्षक है इसका निर्भय बनो। अच्छा, अगर लेखन शैली की बात करें फणीश्वर नाथ रेणु की, लेखन शैली भी तो हम समझना चाहेंगे। अच्छा, इनके बारे में एक विशेष बात और है। प्रेमचंद का नाम आपने अवश्य सुना होगा। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रेमचंद की रचनाओं से मिलती जुलती हैं। अच्छा, इनकी रचनाएं प्रेमचंद की रचनाओं से मिलती जुलती हैं, इसी कारण से इन्हें बाद में प्रेमचंद की संज्ञा भी दी गई, यानी इन्हें दूसरे प्रेमचंद के नाम से भी जाना गया। तो हम बात कर रहे थे इनकी लेखन शैली। तो इनकी लेखन शैली के बारे में मैंने आपको बताया कि इनकी लेखन शैली प्रेमचंद की लेखन शैली से काफी मिलती जुलती है, और यही कारण इन्हें प्रेमचंद की संज्ञा दी गई। इनकी कृतियों में इन्होंने आंचलिक पदों का बहुत प्रयोग किया है। अब आंचलिक पद क्या होते हैं, आंचलिक शब्द क्या होते हैं? जो क्षेत्रीय शब्द होते हैं, जिन्हें हम ठेठ या देहाती शब्द कह देते हैं, वो शब्द इनकी रचनाओं में, इनकी कहानियों में देखने को मिल जाते हैं। अब इनके द्वारा प्रमुख रूप से कुछ कहानियां लिखी गई, तो वो प्रमुख कहानियां, उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में दी गई हैं, वो इनको याद कर लेना है। मैंने मुख्य बिंदु आपको फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में बता दिए, ठीक है। अच्छा, इनकी रचनाओं के चलते, इनके संघर्ष के चलते इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री की उपाधि इन्हें दी गई। आज हम जिस अंश को पढ़ने जा रहे हैं, जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं, उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। यानी कि ये जो निर्भय बनो, ये जो कहानी का एक अंश है, उपन्यास का एक अंश है, ये लिया गया है कितने चौराहे से, कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से ये लिया गया, ठीक है। उपन्यास बहुत बड़े होते हैं, उन्हीं के 7वें अंश में से इसको लिया गया है। आपको इतना याद रखना है कि ये किसमें से लिया गया, कितने चौराहे उपन्यास से ये लिया गया है, ठीक है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। अब मानवीय सामाजिक मूल्यों का चित्रण या मूल्यों के प्रति झुकाव बचपन से ही शुरू हो जाता है, तो उसी के बारे में इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, अब मैं इस पाठ को शुरू करता हूं। तो प्रियोदा के बारे में, प्रियोदा इसका मुख्य पात्र है। तो प्रियोदा के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, एक विद्यार्थी है, काफी गुणी है, विनम्र स्वभाव है, समाज सेवा से ओतप्रोत है, यानी कि समाज सेवा इसके हृदय में वास करती है, काफी कोमल हृदय है। और ये इसके अंदर एक विशेष बात और ये है कि नेतृत्व की जो भावना होती है, जो कि प्रत्येक बच्चे में होना चाहिए, नेतृत्व की भावना। मैं आशा करूंगा कि मेरे सभी छात्रों में नेतृत्व की भावना हो, मानवीय और सामाजिक मूल्य उनके अंदर हो। तो यही प्रियोदा की ये विशेषता है। चलिए, अब हम फणीश्वर नाथ रेणु जी के इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ का शीर्षक है निर्भय बनो।
इस पाठ को मैं शुरू करूं इससे पहले आपको दो बातें अवश्य बताना चाहूंगा। मैंने यहां लिखा भी है, इसको यहां से हटा देता हूं। ये देखा, मुख्य बिंदु, इस पाठ का मुख्य बिंदु क्या है? निर्भयता एक वरदान के समान होती है और भय एक अभिशाप होता है। निर्भयता वरदान के समान क्यों होती है? वरदान क्यों बताया गया है निर्भयता? कारण यह है, अगर निर्भय होकर व्यक्ति अपना कार्य करता है तो अच्छे ढंग से कर पाता है, उसके कार्य करने के क्षेत्र और ज्यादा खुल जाते हैं, कार्य करने के मार्ग उसके खुलते हैं, पूरी दृढ़ता और लगन के साथ वह काम कर सकता है। ठीक है, चलिए ये बात मैंने आपको बताई। चलिए आप शुरू करते हैं इस पाठ को। इस पाठ को मैं शुरू करता हूं, साथ में जो भी कठिन शब्द आएंगे उसका मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, रोचक ढंग से मैं इस पाठ को समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपको ये पाठ रोचक लगता है, प्रेरणादायक लगता है, तो आप वीडियो के इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक अवश्य करना। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूं। प्रियोदा, यानी कि इसका नाम है प्रियव्रत राय। प्रियव्रत राय जो कि मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको बहुत प्यार करते हैं। प्रियोदा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं और सभी उससे प्यार भी करते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर, बगल में झोली यानी कि एक झोला लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। अब एक शब्द आया है यहाँ मुठिया, ठीक है, तो आपको ये भी बता देता हूं मुठिया एक्चुअली है क्या। ये लिख दिया है मैंने, यहां से थोड़ा हिंट लेंगे। चलिए मैं बता देता हूं। तो मुठिया एक्चुअली है क्या? समाज के हित के लिए, समाज यानी कि आपका जो परिवेश है, ठीक है, तो प्रियोदा क्या करता है? प्रियोदा सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाता है। मुठिया की बात हो रही थी, तो अच्छे कार्यों के लिए मुट्ठी भर अनाज घर घर जाकर मांगना, वो मुठिया कहलाता है। मुठिया क्या है? मुट्ठी भर अनाज, किसके लिए? अच्छे कार्यों के लिए, समाज कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए मुट्ठी भर अनाज मांगना मुठिया वसूलना कहलाता है। ठीक है, चलिए। तो हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ मुठिया वसूलने के लिए ये लोग निकलते हैं। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर हाजिर हो जाता था। अगर उसके विद्यालय का कोई छात्र, कोई शिक्षक अगर बीमार पड़ता था, तो प्रियोदा की टीम ने ये जिम्मेदारी ली थी कि बीमार की सेवा करना है। बीमार की सेवा करना उनका एक, उन्होंने अपना धर्म बना लिया था। किसने? प्रियोदा और उसकी टीम ने। चलिए, जब तक रोगी भला चंगा ना हो जाए, प्रियोदा का दल सेवा में जुटा रहता है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है। यानी प्रियोदा ने ग्रुप बनाया है, एक दल बनाया है, जो कि ये सदकाम करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलते हैं, अच्छे कार्यों के लिए अनाज इकट्ठा करते हैं,
और अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसकी सेवा देना भी प्रियोदा के दल का कार्य है। हर शनिवार को परमार नदी के उस पार, परमान क्या है? परमान एक नदी है, ठीक है। तो इनका एक गांव है, उस गांव के पास में एक नदी है। तो उस नदी के बारे में बात कर रहे हैं कि हर शनिवार यानी कि रविवार से एक दिन पहले, रविवार को तो इन्हें मुठिया वसूलने जाना है, तो उससे पहले यानी कि उसके एक दिन पहले यानी कि शनिवार को ये सभी मित्र मिलकर अपने अगले दिन का कार्य सुनिश्चित करते हैं कि किस व्यक्ति को क्या क्या कार्य करना है, ये काम यहाँ होता है। चलिए, हर शनिवार को परमान यानी कि नदी के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं। बालूचर यानी नदी के उस पार, नदी के पास में आपने देखा है रेत रहता है, तो जो नदी का जो रेतीला तट होता है उसे हम बालूचर कहते हैं। तो नदी के उस पार बालूचर पर प्रियोदा और उसके दल के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं। खेल कूद, गाना बजाना के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें अपने दल के सभी सदस्यों को सुनाता है और रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन मुठिया वसूलने जाएगा, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा, ये सभी कार्य रविवार से एक दिन पहले यानी कि शनिवार को स्कूल के बाद परमान नदी के यानी गांव के उस पार की नदी के पास इकट्ठा होकर ये सब बातें ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, यानी कि मनमोहन एक सदस्य है जो कि प्रियोदा के दल में शामिल होना चाहता है। तो प्रियोदा के दल में शामिल होने के कुछ नियम भी हैं, ठीक है। हर कोई प्रियोदा के दल में शामिल नहीं हो सकता, तो वो कौन कौन से नियम हैं वो हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं कि उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा कि प्रियोदा, यह मोना मनमोहन है, खूब तेज लड़का है, क्लब का यानी कि जो दल है उसका सदस्य बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा कि भारतवर्ष के ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। अब क्या होता है कि किसी दल में शामिल होने के लिए या किसी संस्था में शामिल होने के लिए उसकी जांच पड़ताल की जाती है, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को जांचा जाता है, उसके विचारों को परखा जाता है। तो प्रियोदा जो कि इस दल का हेड है, प्रमुख है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वह भी जांच पड़ताल करे, व्यक्ति की सोच के बारे में जाने, व्यक्ति के पास कितना ज्ञान है, उसके पास क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या क्या कमियां हैं, ये सब उसकी जानकारी रखना प्रियोदा यानी कि किसी दल के प्रमुख की ये जिम्मेदारी बनती है। तो इसी जिम्मेदारी को अदा करते हुए प्रियोदा ने मनमोहन से एक प्रश्न पूछा है। वो प्रश्न क्या था कि भारतवर्ष के किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसे लोग भगवान के अवतार के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो मोना मनमोहन ने जवाब दिया महात्मा गांधी। फिर प्रियोदा कहता है ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा ने दूसरा सवाल किया तो मनमोहन चुप रहा, फिर बोलता है कि मैं वकील बनना चाहता हूं। सभी ठहाके यानी कि फिर मोना मनमोहन के इस उत्तर को सुनकर प्रियोदा के दल के सभी सदस्य ठहाके लगाकर हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहा। फिर बोलता है कि ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो क्या? अब प्रियोदा का मनमोहन से तीसरा सवाल था कि क्या बीमार लोगों की सेवा करना तुम्हें आता है? मनमोहन ने कहा कि सीख लेंगे, अगर नहीं भी आता है तो सीख लेंगे। फिर प्रियोदा ने फिर कहा कि शाबाश, सीख लेंगे यानी कुल मिला के ये सकारात्मक है, नेगेटिव तो नहीं है। शाबाश, यदि
रोगी हैजा से पीड़ित हो तब आप क्या करेंगे? ये प्रियोदा का अगला प्रश्न है। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से उसे डर लगने लगता है। खामोश रहा। फिर प्रियोदा ने फिर पूछा कि गाना जानते हो? मनमोहन ने जवाब दिया कि जी हाँ। फिर अगला फिर सवाल था, तैरना जानते हो? फिर प्रत्युत्तर में मनमोहन ने कहा जी नहीं। तो प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, यानी कि अब एक सदस्य और है प्रियोदा के दल में जिसका नाम है सूर्य नारायण। ठीक है, तो सूर्य नारायण से प्रियोदा ने कहा कि सूरज मोना तैरना नहीं जानता है। यानी कि उन्होंने प्रियोदा कहना चाहता था कि आप मनमोहन को तैरना सिखा देना। ठीक है, तो सूर्य नारायण ने कहा कि सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। तो सूर्य नारायण है जो कि तैरना सिखाता है, उसे तैरना आता है और अपने दल के सभी सदस्यों को तैरना भी सिखाता है। चूंकि उनके गांव के नजदीक ही नदी है तो नदी को पार करने के लिए तैरना भी आना चाहिए। तो सूर्य नारायण अपने सदस्य के लोगों को तैरना सिखाता है। तो सूर्य नारायण ने चुटकी लेते हुए मनमोहन की तरफ इशारा करते हुए मनमोहन के बारे में कहता है कि सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरना सीख जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग हंसते हैं। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर उसका बहुत मजबूत है। ठीक है, रोज 100 दंड बैठक मारता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहकर उसे संबोधित करते हैं, यानी उसके सभी साथी सूर्य नारायण नहीं कहते हैं, उसे सूरज पहलवान के नाम से पुकारते हैं, सूरज पहलवान के नाम से उसे जानते हैं, यानी कि उसे बुलाते हैं। दल के सदस्यों को तैरना सिखाना उसी का काम है। ठीक, उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी कि मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू कह सकते हैं उसको, साक्षात्कार कह सकते हैं, तो साक्षात्कार के दौरान उसने कहा था कि मुझे गाना गाना आता है। तो प्रियोदा के दल के सभी सदस्यों की इच्छा थी कि मनमोहन सभी को गाना सुना। तो मनमोहन पहले तो थोड़ा शर्माया, लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। गाने से पहले ये करते हैं, इसे खखार ना कहते हैं। ठीक है, इससे गला साफ होता है। तो फिर कहता है कि कौन गीत गायब है। फिर उसने गाना शुरू किया। गाना उसका क्या था? गाना भी अच्छा है। राम रहीम न जुदा करो भाई, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। ये उसने गाना गाया। हालांकि यह गाने की पंक्तियां, 2 ही पंक्तियां दी गई हैं और गाने की पंक्तियां जो हैं वो मुझे भी नहीं पता हैं वो क्या पंक्तियां थी, लेकिन हाँ इन्हीं 2 पंक्तियों से मैं उस गाने का आशय समझ गया हूं, वो आपको मैं बता देता हूं। राम रहीम न जुदा करो भाई, भाई दिल को सच्चा रखना जी। तो इस गाने के माध्यम से, इन 2 पंक्तियों के माध्यम से ये बताया गया है कि सबके हृदय में, सबका हृदय साफ सुथरा होना चाहिए, सबके हृदय में सच्चाई होनी चाहिए, किसी के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही किसी जाति को लेकर भेदभाव होना चाहिए, ना ही धर्म को लेकर भेदभाव होना चाहिए। यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए, हमारे हृदय में सच्चाई का वास होना चाहिए। तो राम और रहीम, यह कहने का तात्पर्य है जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो भेदभाव चला आ रहा है, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। और दिल को सच्चा रखना, यानी कि हमारा हृदय साफ सुथरा होना चाहिए। चलिए, गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोलते हैं, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, बहुत मधुर गाते हो। कालू से कहता है कि तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना।
अब यहाँ एक शब्द और आया है, प्रभात फेरी। ठीक है, तो प्रभात फेरी क्या होता है? प्रभात कहते हैं सुबह को। किसे कहते हैं? प्रभात कहते हैं सुबह को। ठीक है, अब फेरी क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको पाठ के शुरुआत में बताया था कि प्रयोदा का दल सन्यासी आश्रम के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, समाज के कल्याण के लिए घर घर जाकर एक मुट्ठी भर, यानी कि मुट्ठी भर अनाज एकत्रित करता है, यानी कि घर घर से मुट्ठी भर अनाज मांगता है। तो अनाज मांगने के लिए जब वो जाते हैं सुबह सुबह, तो उसे प्रभात फेरी कहा जाता है। ठीक है, प्रभात फेरी आप समझ गए। अब प्रभात फेरी जब वो लगाते हैं, जब सुबह सुबह जब मुठिया वसूलने के लिए जाते हैं, तो उस समय ये एक गाना भी गाते हैं, ये कुछ गाने गाते हैं। आपने देखा होगा समाज के सेवा के लिए जब लोग अनाज एकत्रित करने के लिए निकलते हैं, मैंने अपने यहाँ मैंने अक्सर लोगों को समाज के कल्याण के लिए लोगों से पैसे इकट्ठे करना, अनाज इकट्ठा करना, ये सब करते हुए मैंने देखा है। हो सकता है अपने यहाँ भी होता हो। हाँ, समाज के कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए लोग गली गली जाते हैं और गाने के माध्यम से वो अनाज या कोई अन्य चीजें लोगों से मांगते हैं। तो मुठिया वसूलने के लिए जाते हैं, तो प्रभात फेरी के दौरान जो गीत गाए जाते हैं उसके लिए प्रयोदा कहता है, कालू से कहता है कि कालू तुम प्रभात फेरी वाले गीत मनमोहन को सिखा देना, इसका गला बहुत मीठा है, ये लोगों को आकर्षित करेगा और प्रभात फेरी में से लेके जाना, ये गाना गाएगा। ठीक है, ये वो गीत गुनगुनाएगा, गाएगा, तो इससे और ज्यादा मुठिया इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। हिंदी भाषा की शैली देखिए आप, भाषा लेखन शैली क्या है? सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, इसका कहने का तात्पर्य शाम होने लगी। ठीक है, बालूचर पर लाली उतर आई। तो शाम के समय क्या होता है? शाम के समय आकाश में लालिमा छा जाती है, कभी कभी लालिमा छा जाती है, आसमान के जो बादल हैं वो लाल दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो वही बालूचर पर लाली उतर आई, परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज के अंतिम किरण झिलमिलाई। यानी कि जो परमान नदी है उसकी जो लहर है उस पर सूरज की अंतिम किरण भी दिखाई दी, पानी की तरह वह भी झिलमिलाई, लहराई। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। पखेरु कहा जाता है पक्षियों को। ठीक, तो पखेरु यानी कि सुबह पक्षी उड़ जाते हैं अपने भोजन के प्रबंध के लिए, दिन भर उड़ते हैं, अपना भोजन करते हैं, शाम को सभी पक्षी अपने घोंसलों में वापस आते हैं। तो पखेरु दल बांधकर यानी इकट्ठे होकर बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रयोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर, मंत्र मुग्ध होकर गीत गा रहा था। भोला गरीबक दीन पहिया हरब, यानी कि जब वो वापस लौट रहे थे तो एक उन्हें गाड़ीवान दिखा जो तन्मय मंत्र मुग्ध होकर, एक चित्त होकर गाना गा रहा था। वो गाना कौन सा था? भोला गरीबक दीन पहिया हरब, भोला गरीबक दीन। ठीक है, ये वो पंक्ति गा रहा था। चलिए, अब इनका लौटना हुआ है। प्रयोदा और उसके दल ने अपना परमार नदी के किनारे इकट्ठे होकर गाना बजाना किया, दुनिया भर की खैर खबरें सुनाई, मनमोहन से उनकी मुलाकात हुई, मनमोहन का इंटरव्यू हुआ। अगले दिन के सभी कार्य सबको सौंप दिए गए हैं। अब उनका समय हो गया है, शाम होने को आई है, सूरज ढल चुका है, वो वापस अपने गांव आ रहे हैं। अगले दिन से वो
अगले दिन यानी कि रविवार, अगला दिन रविवार का है, वो मुठिया वसूल ले जाएंगे और भी अपना कार्य करेंगे, सेवा कार्य भी करने वाले हैं। चलिए यहाँ ही मैं इस वीडियो के लेक्चर को यहाँ समाप्त करता हूँ। अब आगे की कहानी को हम वीडियो के अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए सभी बच्चे यहाँ तक किताब को यानी कि अपने पाठ को दोबारा से पढ़ लेंगे। किसी वाक्य में, किसी शब्द में कोई परेशानी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो आपको वीडियो के अगले लेक्चर के लिए आप इंतज़ार करिए। अगले वीडियो के लेक्चर में इस कहानी को मैं कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद।